नानक देव जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं शेफाली सुरभि नवचेतना के मंच से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ऐ मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल कर खून कहे, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है ये मेरी आरज़ू। ये शब्द जब हम सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब किसान अपनी खेती बाड़ी करता है तो वो किसान के लिए सब कुछ होती है, उसकी जमीन, उसकी खेती, और वो उसकी जो इच्छा होती है इन शब्दों के द्वारा मैंने अभी जो बताया वो बयान कर रहा है। ऐसी ही भावना इन शब्दों में, इस गीत में जो जुड़ी हुई है, केसरी का जो मैंने अभी ये लाइन सुनाया था। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम है, किसानों की बात कार्यक्रम में हम खेती बाड़ी विषय पर आज बात करेंगे। इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं आदरणीय अतिथि, वरिष्ठ पत्रकार लेखक आदरणीय अरविंद कुमार सिंह। अरविंद कुमार सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में सर आपका। नमस्कार, बहुत प्रणाम। बहुत 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 खुश रहिए और बहुत धन्यवाद आपको शेफाली। आपको और सारे दर्शकों को बहुत आभार, धन्यवाद। आज गुरु नानक देव जी की जयंती भी है और कार्तिक पूर्णिमा की भी हम शुभकामनाएं दर्शकों को देते हैं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामना जी बिल्कुल, और हमारे तरफ से। बधाई जी। और मैं अपने दर्शकों को बता रही हूँ कि अरविंद सर पिछले पत्रकारिता और लेखन के क्षेत्र में करीब 3 दशक से सक्रिय हैं। संसदीय मामले, संचार और परिवहन क्षेत्र, खेती बाड़ी और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और मौलिक कार्य किए हैं। अरविंद जी, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में 600 से भी ज्यादा रचनाएं आपकी प्रकाशित हुई है। अरविंद जी की आकाशवाणी और टेलीविजन चैनलों पर 400 से भी अधिक कार्यक्रम में आपकी भागीदारी रही है। विशेषकर एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा के हिंदी पाठ्यक्रम बसंत भाग में भी 7 पेज का एक पाठ शामिल हुआ है। साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा पुरस्कार, राष्ट्रपति महोदय से साक्षरता पुरस्कार और पत्रकारिता और भारतीय प्रेस परिषद की स्वर्ण जयंती पर ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार से आप सम्मानित हैं। कई विश्वविद्यालयों में बोर्ड ऑफ स्टडीज और अहम समितियों के सदस्य पीआईबी भारत सरकार द्वारा 1990 से प्रत्यायित पत्रकार रहे हैं। संसद में लॉन्ग एंड डिस्टिंक्ट यानी गणमान्य पत्रकार के शीर्ष श्रेणी में आपको मान्यता प्राप्त है। राज्यसभा की मीडिया सलाहकार समिति के आप सदस्य भी रहे हैं। जनसत्ता दिल्ली 1983 से 1986 तक पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड संवाददाता के तौर पे भी आपने कार्य किया है। चौथी दुनिया साप्ताहिक नई दिल्ली में सितंबर 1986 से अप्रैल 1990 तक चीफ रिपोर्टर, ब्यूरो प्रमुख और बहुत कुछ समय तक संपादक कार्य का भी आपने कार्यभार संभाला है। और आप राज्यसभा टेलीविजन में संसदीय मामलों के संपादक के तौर पे भी कार्य करते रहे हैं। और सर, आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत आपने अनुभव लिया है, जमीनी तौर पे आपने पत्रकारिता की है, लंबा अनुभव है आपका। आपने बिल्कुल दुख दर्द देखा है, जो जमीनी पत्रकारिता होती है उसको आपने जिया है, महसूस किया है और बहुत ही करीब से समझा है, बुझा है उसको। जो हम कहें तो जो सच्ची पत्रकारिता आपने की है, देश विदेश की यात्रा की है और जल परिवहन का भी
बहुत अच्छा पत्रकारिता का आपका अनुभव रहा है और आपने पुस्तक भी लिखी है। आज का जो कार्यक्रम का विषय है सर हमारा खेती बाड़ी है, और हम किसानों की बात कर रहे हैं। जी संदीप साहू, गाजियाबाद रेडियो श्रोता संघ आपको देख रहा है। सुदीप समूह मनोहर लाल गांधी, सुदीप सा सुदीप सा सुदीप साहू जी, साहू जी, ये हाँ बिल्कुल हमारे साहू जी दर्शक, बड़े, हाँ, हाँ बहुत दर्शक जुड़े बड़े हैं। प्रख्यात ब- व्यक्ति हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और अगर ऐसे दर्शक जुड़ रहे हैं तो हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है। जी जी, तो आपने अपने तमाम जो जीवन आपने देखा समझा पत्रकारिता में, इतनी अच्छी आपकी पकड़ रही है तमाम पत्र पत्रिकाओं में, और फिर आप राज्यसभा टेलीविजन में संसदीय मामलों के संपादक के तौर पे अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे हैं। तो आज माहौल भी ऐसा है, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में ही थोड़ी सी मेरे को भी महसूस हो रहा था कि माहौल आज का ऐसा है कि किसान जो होता है सर, किसान के लिए, अन्नदाता के लिए उसकी खेती उसकी संपूर्ण जीवन की पूंजी होती है। वो सब कुछ अपना लगाता है, बहुत ही जिस तरह अपनी संतान होती है उस तरीके से वो उसे प्यार करता है, पोसता है, सींचता है, और उसकी रक्षा करता है, उसका पूरा जीवन वो दे देता है। लेकिन आपको अ, उसे मिलता है, उसके एवज में बहुत ही कम मिलता है, जो भी बहुत ही चिंतनीय है और गंभीर विषय है। इसी विषय पे हम आपसे बात कर रहे हैं। मेरा सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आपने 3 दशकों से अधिक समय से लगातार कृषि पत्रकारिता की है सर, और खेती बाड़ी के मुद्दे पर आपके चौधरी चरण सिंह पुरस्कार भी मिला है, और भारतीय प्रेस परिषद का भी पुरस्कार आपको मिला है। आप किसानों की समस्या, उनकी परेशानियों को करीब करीब, बहुत करीब से देखा है, समझा है। तो आपको क्या लगता है आज किसानों के सामने कैसी चुनौतियां हैं सर? बिल्कुल शेफाली, आपने ठीक कहा। पहले तो बहुत आभार अपने दर्शकों का और आपका भी, क्योंकि जहाँ तक आपने पत्रकारिता की बात कही, तो पत्रकारिता तो लगातार सीखने वाली एक विधा है, और जो भी पत्रकार या लेखक अ, अपने को पूर्ण मान के चलता है तो कभी भी वो सफल इसलिए नहीं मान सकता, क्योंकि हम चाहे जो उम्र हो जाए हमारी, सीखते सीखते, ये सीखने की ही एक ऐसी कड़ी है जो अंतहीन है, यानी इसको कहो कि कभी खत्म नहीं होती। जो आपकी आखिरी सांस है वहां तक आप सीखते हैं, और सीखने वाले आप जैसे युवा पत्रकार से सीखते हैं, कोई अपने से बुजुर्ग है उससे सीखते हैं, और कभी हम किसान से सीखते हैं, कभी सामाजिक कार्यकर्ता से सीखते हैं, कभी किसी और से सीखते हैं। तो ये सीखने की ही एक कड़ी है बस वस्तुतः पत्रकारिता। और जो फील्ड जो है जिसको हम बोलते हैं, यानी लोगों के बीच में रह करके हम उनकी स्थितियों को, उनके बाकी सरोकारों और इसको समझ पाते हैं। तो खेती बाड़ी की जो चुनौतियों की बात कही है आपने, देखिए ये आपने ऐसे समय में रखा जबकि आप किसान का आंदोलन चल रहा है, और उस आंदोलन के पक्ष में भी लोग खड़े हैं और कई लोग उसके विपक्ष में भी खड़े हैं। लेकिन बिल्कुल। और कुछ लोगों को ये कहना है कि ये तो केवल पंजाब का आंदोलन है या केवल हरियाणा का आंदोलन है। तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि अगर पंजाब और हरियाणा के किसान ना होते तो हमारी जो खाद्य सुरक्षा है उसकी धुरी ये लोग हैं। ये दोनों राज्यों के जो किसान हैं वो भारत के खेती के आन बान और शान है। इस नाते ये कहना कि ये केवल पंजाब और हरियाणा के नहीं है, पंजाब और हरियाणा के ही किसान ऐसे हैं जिनको आप सबसे प्रगतिशील किसान कह सकते हैं, जिसको सबसे इनोवेटिव किसान कह सकते हैं, और जिन्होंने भारत की खाद्य सुरक्षा को, आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर कोई अन्न का संकट नहीं है तो उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का है। और सबसे कम जमीन पर सबसे अधिक उपज देने वाले किसान ये हैं। तो इस नाते मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही इन किसानों का अभिनंदन करते हुए ये कहना चाहूंगा कि जिन मामलों को लेकर के आंदोलित हैं, इनकी चिंताओं को भी एक पत्रकार के तौर पर मैं भी महसूस कर रहा हूं, क्योंकि सवाल यह है कि क्या बिहार का किसान आंदोलित होगा जहां मंडी ही खत्म हो गई 2006 में। 2006 में तो बिहार की मंडियां खत्म हो गई हैं, और मैंने अपने प्रत्यक्ष अपने आंखों से देखा है चंपारण के इलाके में जहां इतना शानदार बासमती चावल होता है, वहां किसान 1100-1200 रुपए में वो चावल बेचता है जो आकर के जो है दिल्ली जगहों जैसी जगहों पर 150 रुपए किलो हो जाता है। तो सवाल यह है कि अगर पैदा करने वाले को आप मतलब 1100-1200 रुपए क्विंटल दे रहे हैं,
मतलब 11-12 रुपए किलो दे रहे हैं और वो दिल्ली में आके 150 रुपए हो जा रहा है। तो सवाल ये है कि जो है 140 रुपए खाने वाले और बीच में उसको 140 रुपए खाने वाले कौन लोग हैं? आखिर धान पैदा करने वाला, गेहूं पैदा करने वाला, फल और सब्जियां पैदा करने वाला जो किसान है, वो जाड़े का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, तपती धूप हो, उसके बीच में वो खेतों के बीच में काम करता है। कोई भी फसल, गन्ने की फसल हो या अरहर की दाल होगी, एक एक साल में पैदा होती है। तो वो कौन लोग हैं जो इतना ज्यादा कमाई कर रहे हैं और किसान को बहुत कम मिलता है? आप देखिए, आलू इस समय 60 रुपए किलो तक आ गई, प्याज इतनी महंगी हो गई, तो क्या किसी आपने कभी पूछा कि प्याज के किसान को कितना मिला है, जो जिसने बेचा है उनको पहले, सबसे पहले? तो जो सबसे बड़ा संकट जो किसान का है, उसको ये लग रहा है कि ये जो आने वाला समय है, क्योंकि जो 3 किसानों के कानून बने हैं, उनमें आम किसान को ये महसूस हो रहा है, क्योंकि ऐसे नहीं आता कोई, इस जाड़े में कौन आएगा? अब वो 60 के दशक का किसान भी नहीं है, अब वो उसका पढ़ा लिखा किसान हो गया, समझदार हो गया, सोशल मीडिया पर है, वो तरह तरह से अंग्रेजी में भी अपनी बातें कर रहा है, वो अलग अलग भाषाओं में बात कर रहा है। तो ये बात समझने की है कि अगर वो आशंका, अगर पढ़ा लिखा किसान भी आशंकाओं से घिरा हुआ है, तो जो गैर पढ़ा लिखा किसान है उसकी बात ही अलग है। आशंकाएं क्या है? आशंकाएं ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो 3 कानून आए हैं वो हमारा गला तो नहीं काट देंगे, क्योंकि पहले से ही खेती बाड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति में है। शेफाली, आपने देखा होगा कि अगर भारत में एक पंजाब का किसान अशांत है, जिसको सबसे संपन्न कहा जाता है, तो आप जो सबसे पिछड़े इलाके हैं जहां आत्महत्याएं होती रही, उनकी क्या हालत होगी, आप उसका अंदाजा लगा सकती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के किसान की क्या बुरी हालत होगी, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये कारण केवल यही है। अभी भी मैं बताऊं आपको, अभी कोरोना के बीच में जो गेहूं की खरीद हुई है, पंजाब ने 127 लाख टन का गेहूं जो है भारत सरकार को दिया है, जो पूरे देश भर में बटेगा। और वही 400 लाख टन पैदा करने वाले उत्तर प्रदेश में 35 लाख टन गेहूं वसूली में मुश्किल आ गई है जो है। यानी उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जो पंजाब से ज्यादा गेहूं पैदा करता है, लेकिन सरकारी जो खाद्य भंडार है उसमें देने के लिए कितना कम है। यानी इसका मतलब ये होता है कि कहीं न कहीं जो ये संकट है वो मूल्य नीति का है, मंडियों का है। और इसको चाहिए था कि जब आप अध्यादेश ले आ रहे थे, यानी कानून तो तभी बन गया जब अध्यादेश आया। तो अध्यादेश लाने के बाद संसद में जब चर्चा हुई, तो सांसदों का ये कहना था कि ये जो आप चर्चा कर रहे हैं, इसमें एमएसपी पर खरीद की गारंटी आप दीजिए, जो है इसको शामिल कर लीजिए। लेकिन सरकार ने उसको शामिल नहीं किया। तो अब सवाल यह है, मूल्य नीति का है। किसानों का ये कहना है कि भाई जो हम फसल पैदा कर रहे हैं उसका दाम सही मिलना चाहिए, और सही दाम की मांग बहुत पुरानी मांग है। और पहले मांग थी कि 1969 को आधार वर्ष मानते हुए जो है दाम तय किया जाए। यानी 1969 में जो लाइफ बॉय साबुन का दाम था उस हिसाब से, या बाकी और जो डीजल का दाम था, मिट्टी के तेल का जो दाम रहा होगा, जो और कंज्यूमर आइटम के दाम रहे, वो। अब मैं इसमें से पहले एक बात बताना चाहूंगा कि 1975-76 में जो कपास का पर क्विंटल है, वहां तो गांठ में होती है, लेकिन कपास का जो दाम था वो जो है 1 तोला सोना के बराबर जो है 1 क्विंटल कपास थी। अब आपको मालूम, पिछले पिछले 5 सालों में अधिकतम जो गई है कपास, वो 7,000 रुपए गई है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए 7,000 रुपए में कितना सोना ले लेंगे आप? 1 तोला सोना तो नहीं मिलेगा ना 7,000 रुपए में। तो ये आप अंदाजा लगा लीजिए कि कृषि वस्तुओं के दामों में पूरी वैश्विक स्तर पर जिस तरह की जो स्थिति है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन भारत में अगर भरण पोषण, उसकी लागत भी अगर खेती की नहीं निकलेगी, अगर आलू किसान जो है 20,000 रुपए बीघे में अगर वो खर्च कर रहा है और 10,000 रुपए उसको मिलेगा, 10,000 का घाटा होगा, तो ये घाटा कितने और कब तक बियर करेगा? तो जरूरी है कि न केवल जो 2 दर्जन वस्तुएं हैं, बल्कि किसान तो 400 फसलें पैदा कर रहा है, तो 400 फसलों में आपने 2 दर्जन की गारंटी दी हुई है कि जिसमें आप, लेकिन खरीद आप केवल 2 को रहे, अनाज, धान और गेहूं को। तो ये जो असली सवाल यह है कि किसान को सही दाम मिले और सही दाम दिलने का वातावरण तैयार किया जाए। अभी शेफाली, मैं ये बात यही इस सवाल को, क्योंकि असली मुद्दा दाम है। और अभी क्या है कि जो कृषि मंडियां भी हैं, जो कृषि उत्पाद जहां भी है, उसमें इतने सीरी श्रृंखलाएं हैं कमीशन की, कि एक तो कमीशन एजेंट है, फिर व्यापारी है, थोक विक्रेता है, वितरक है, ये सब मिलकर के एक लंबी चौड़ी कड़ी है, जो कि
पूरे के पूरे कृषि उत्पादों को पर एक कुंडली मार करके बैठे हुए हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये उपयोगी नहीं है, हम ये नहीं कह रहे, क्योंकि ये भी जरूरी है, लेकिन सवाल है कि इनके मुनाफे की तुलना में उनका मुनाफा भी जरूरी है जो पैदा कर रहा है। तो वो लगातार बाहर, और बिल्कुल। लगातार उनका मुनाफा बढ़ रहा है, किसान का घट रहा है। तो चिंता और तनाव केवल इसी बात को लेकर के है दीपाली। और आपने देखा बहुत होगा सही। कोरोना में देखा होगा आपने कि आखिर जी वो किसानों के ही तो बच्चे थे जो इतने ज्यादा जो है मजदूर जो गए, उनमें से अधिकतम सीमांत किसान और छोटे किसान परिवारों के ही बच्चे थे, उनमें सब मजदूर बिल्कुल। नहीं था जो है। तो इसलिए इस सवाल का एक हल जो है वो चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है बहुत जी ही, जी। हाँ, बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। बहुत जो आपने बात कही है कि जो मूल्य है, उस मूल्य जी पे जो है तमाम सरकारें, हमारी चिंता इस बात की, चर्चा जो हम कर रहे हैं कि चिंता इस बात की है कि मूल्य का जो निर्धारण है वो सही तरीके से कोई भी सरकार नहीं कर पा रही है। ये आज की विषय नहीं है। अगर आज की सरकार मौजूदा कर दे तो ये तो बहुत ही दुआ पाएगी। अगर जो भी नहीं कुछ नहीं शेफाली, समय इसमें हम एक अभी चीज देख कहना रहे हैं। चाहूंगा कि अगर आप एक साबुन खरीदते हम्म। हैं तो हम्म। उसमें क्या लिखा होता है, एमआरपी, हम्म। कि इससे ज्यादा में आप नहीं बेच सकते। तो साबुन बनाने वाले ने अपना दाम तय किया है कि मैं 55 रुपए में साबुन ये बेचना चाहता हूं। तो सरकार ने ये बिल्कुल। कर दिया कि भाई आप 55 से ज्यादा में नहीं बेच सकते, ठीक है ना, उसने दाम अपना तय किया। किसान तो अपना दाम नहीं तय करता। किसान की जैसे ही बिल्कुल। आलू आएगी आप लिख करके रख लो, शायद ही कोई भाग्यशाली किसान होगा जो 10 रुपए किलो में बेच ले। हम्म। लेकिन बाजार सही में तो आप बात है। 60 रुपए में अभी खरीद रहे हैं जो है। तो हम्म। सवाल है कि मेरा ये हम्म। कहना है कि आप एक रिजर्व प्राइस तो तय ही कर सकते हैं कि ये जो आलू है जो किसान का, ये 10 रुपए किलो से कम में नहीं खरीदा जाएगा। अगर 10 रुपए से कम खरीदा जाएगा तो जो खरीदेगा वो दंडित होगा। ये हम्म। व्यवस्था बनाई जा सकती है। अगर दुनिया भर के कानून आपने बनाए हैं तो ये कानून क्यों नहीं बना सकते आप? जी शिपाली। बिल्कुल। लॉलीपॉप पकड़ाने वाली बात है कि तमाम सरकारें जो इतने सालों से आ रही है, ये हमारे जी जो अन्नदाता नाम दे देते हैं, और अन्नदाता के नाम देने से नहीं होता है, उनको वो सम्मान और उनका जो हक है वो देने की आवश्यकता है। और हम सब भी जब छोटे थे और अब भी हम जब बड़े हो गए, हम समझ रहे हैं इन चीजों को कि किसान वहीं का वहीं उसी स्थिति में रहता है। ये बहुत ही चिंतनीय है। और तमाम सरकारें अपना जो है वो जो है अपनी चाशनी जो होती है, वो चाशनी में मीठी मीठी बातें और जो है गोल मोल घुमाती रहती हैं। तो ये सब अब समझने लगे हैं, और इसलिए ये जो अभी आंदोलन हो रहा है। मेरा सवाल आपसे एक अगला ये रहेगा कि खेती राज्यों का विषय है सर, माना जाता है, लेकिन केंद्र सरकार की भूमिका को आप किस रूप में लेते हैं? देखिए शेफाली, आज के दौर में पहले नहीं थी उतनी, लेकिन केंद्र की भूमिका आज बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। केंद्र की भूमिका पहले भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अगर आप देखेंगे जब आजादी मिली तो खाद्यान्न के मामलों में हम लोग आत्मनिर्भर नहीं थे। आपको पता ही होगा, तमाम बुजुर्ग लोग कहते होंगे कि उस समय एक लाल गेहूं आता था जो कि अमेरिका से आता था। और यहाँ तक कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में अगर कोई मेहमान पाहुन आता था तो कभी हम्म। कभार गेहूं की रोटियां उनके लिए बनती थी। तब जो है लोग देखते थे, नहीं तो सामान्यतः मोटे अनाजों की बहुत लंबे समय तक लोग यही करते रहे हैं। मतलब ये स्थिति जो है, जब तक हरित क्रांति नहीं आई है पंजाब में। और हरित क्रांति किसके बदौलत आई है? भाखड़ा नंगल बांध से लेकर के जो हीराकुंड बांध तक या दामोदर घाटी के बाद ये बड़े बड़े जब सिंचाई के साधनों का एक वो हुआ, तो जाकर के उसके बुनियाद बनाई गई, उसके आधार पर हरित क्रांति के आने का एक रास्ता हुआ। तो वो पंजाब के किसान या हरियाणा के किसान या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, उन्होंने उसका आधार तैयार किया। और उसके बाद धीरे धीरे करके, मतलब केवल उन्होंने नहीं तैयार किया, ये पूरा देश इसमें शामिल है। देश इसलिए शामिल बता रहा हूं क्योंकि पंजाब के किसानों की इस संपन्नता में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के उन मजदूरों का भी योगदान है, क्योंकि अकेले पंजाब अपने आप में नाकाफी है। मतलब हम्म। श्रम जो है इस इलाके का और किसान पंजाब के, इन लोगों ने मिल करके भारत की खाद्य हम्म। सुरक्षा को मजबूती दी। तो हम ये नहीं कह रहे ये केवल पंजाब या केवल बिहार या सर, उत्तर प्रदेश की। क्षमा जी क्षमा चाहूंगी, जी ये बहुत अच्छी बात लिख के सुदीप साहू कह रहे हैं, किसानों को उनके खेत में उगाने वाले आलू से चिप्स बनाने का प्रशिक्षण तकनीक उपलब्ध कराना चाहिए। बिल्कुल सही। मल्टीनेशनल पर या नेशनल कंपनी किसान से आलू खरीद कर चिप्स बनाकर 300-400 रुपए में बेचती है। ये बहुत गंभीर विषय है सर जी।
बिल्कुल जो साहू जी ने जो बात कही एकदम ठीक है। ये क्यों नहीं हो रहा शेफाली? हो इसलिए नहीं रहा है कि हमारे देश में जो आलू उत्पादक जिले हैं, सबसे बड़े जिले हैं, जैसे मैं इस समय कहूंगा कि आगरा और फर्रुखाबाद की बात करो आप, ब्रिजमंडल पूरा आलू का बहुत बड़ा उत्पादक है। और अभी क्या हो गया कि पिछले कुछ सालों से गुजरात का जो साबरकांठा जिला है वो नंबर 1 हो गया आलू उत्पादकता के हिसाब से। नहीं तो यही सब इलाके थे जो उत्तर प्रदेश में अभी भी सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन होता है। लेकिन अभी भी जो प्रोसेसिंग की सुविधा है वो सबसे कमजोर इन्हीं इलाकों में है। और जो चिप्स की जो वैरायटी है, जो चिप्सोना जिसको बोलते हैं, उस वैरायटी के आलू की। और दूसरी चीज है कि डॉक्टरों ने भी इस बीच में क्या किया हुआ है कि डॉक्टरों का ये कहना है कि आलू जो है आप नहीं खाइएगा, शुगर है फला, और इतना भ्रम आलू को लेके पैदा किया हुआ है कि बहुत सारे, ये खैर कभी आलू पर अलग से हम बात करेंगे, क्योंकि आलू को लेकर के बहुत सारे भ्रम जो फैलाए गए हैं वो पूरे भ्रम और फैलाए गए सत्य हैं, पे जबकि बात आप करना। जानते हैं कि पूरा का पूरा यूरोप आलू खा के जिंदा है। तो सवाल है कि बिल्कुल। अगर ये सारे संकट वही है तो हाँ, आलू जो है अगर आप फ्राई करके खाएंगे तो जरूर दिक्कत होती। तो आलू के ही बात नहीं कर रहे हैं, आलू के समेत जो बहुत सारे इस तरह के, आप टमाटर की बात कर लीजिए, आप आलू की बात कर लीजिए। तो इधर उत्तर भारत के राज्यों में हिमाचल ही एक ऐसा राज्य है जिसने फूड प्रोसेसिंग की तरफ ध्यान दिया। इसलिए आप जैसे ही आप जो मेट्रो है जो है बंगाली मार्केट की, अगर आप वहां जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश भवन जो है वहां आपको हिमाचल जी। का जूस वगैरह मिलेगा। तो ये जूस क्या है? ये जूस वगैरह उनके प्रोसेसिंग में ही तो आप खा रहे हैं, आप जूस बना ले रहे हैं आप। बाकी वैसे तो इस तरह की चीजें आलू के संदर्भ में करना होगा तो किसान को पैसा मिलेगा, लेकिन किसान अपने आप बिल्कुल। प्रोसेसिंग का इतना बड़ा महंगा सेंटर नहीं खोल सकता। तो बिल्कुल ठीक बात है। हम्म और अभी जिस तरह इसमें की चीजें सरकार हैं, को सहयोग की ये भारत आवश्यकता है, सरकार, और मैं। भारत सरकार, देखिए आप हाँ। जो बात कर रही थी हम्म कि भारत सरकार की भूमिका राज्यों ये की। है कि हर हर 5 गांव पर पहले भारत सरकार मदद करे कि नई टेक्नोलॉजी के साथ अच्छे किस्म के कोल्ड स्टोरेज जो है हर 5 गांव के बीच, 6 गांव के बीच में बनाए जाए। और वहीं पर एक बढ़िया जो है स्टोरेज बने, यानी जिसको हम भंडारागार कहते हैं, या जिसको हम पहले जो गोदाम कहते हैं, अच्छे गोदाम बने जहां किसान अपने दाम को उस समय रख सके, अपने अनाजों को उस समय रख सके जब बाजार में कीमतें नीचे चली जाती हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही किसान का अनाज जो है बाजार में आता है, वैसे ही वो आसमान से नीचे चला जाता है। अगर कोई सामान 50 रुपए किलो बिक रहा होता है तो 5 रुपए पर आ जाता है। और औने पौने दामों पर किसान, क्योंकि किसान को तुरंत पैसे की जरूरत होती है तो ये बेचता, तो अगर स्टोरेज होगा उसके पास, क्योंकि घर में भी इतना अनाज बिल्कुल। तो नहीं रख सकता वो, तो स्टोरेज होगा तो रख सकेगा और अपना इंतजाम कर सकेगा। और उस स्टोरेज के बदले में उसको कुछ पैसा अगर मिल जाएगा स्टोरेज के बदले में, ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं, तो उससे वो सरवाइव कर जाएगा। तो और जब सही मौका होगा तो बेच लेगा जो है। तो जरूरी ये है कि भारत सरकार इस तरह के मामलों में मदद करे। और अभी जो योजनाएं अलग अलग तरीके से चल रही हैं उनका कहीं जमीन पर बहुत असर दिख नहीं रहा है। अभी भी आप देख लीजिए, कोल्ड स्टोरेज जो है वो प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा है। और वो मनमाने तरीके उन कोल्ड स्टोरेज में, भारत में कोल्ड स्टोरेज में 80% कोल्ड स्टोरेज में केवल आलू रखा जाता है। बाकी आप अंदाजा लगा लीजिए, बाकी भी सामान रखने के लिए जगह चाहिए ना। तो अगर हमारे जी। कोल्ड स्टोरेज में 80% आलू ही रखा रहेगा तो बाकी सामान रखेंगे आप कहाँ से? तो जरूरी ये है सही कि बात है। हिमाचल के पैटर्न पे ऐसा नहीं, अब राज्यों की बात आ जाइए। राज्यों हम्म में जो सबसे बेहतरीन काम हुआ, जैसे पंजाब में मंडियों की स्थापना, हरियाणा में मंडियों की स्थापना में राज्य सरकारों ने जो निवेश किया है, और चौधरी चरण सिंह जी के मंत्री काल में या उनके मुख्यमंत्री काल में जितना निवेश हुआ उत्तर प्रदेश में मंडियों में निवेश, उसके बाद निवेश की गति धीमी पड़ी है। तो मुझे लग रहा है, और मंडियों पर निवेश हाल के सालों में अगर आप देखेंगे, थोड़ा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हुआ, राजस्थान में हुआ है, आंध्र प्रदेश और जो मौजूदा तेलंगाना है उन लोगों ने कुछ काम किया। लेकिन अगर बाकी ज्यादातर राज्यों में देखेंगे तो स्थितियां बहुत नाजुक बनी हुई हैं जो है। बिहार ने तो मंडी ही खत्म कर दी। अब जो मंडियां हैं 2006 के बाद, अब नई मंडी कब बनेगी या मंडी कानून का क्या होगा, उसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था ही नहीं बनाई गई है। तो अगर कृषि उत्पादों के लिए एक सिक्योर अरेंजमेंट किसानों के लिए नहीं रहेगा, तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को इस भूमिका में रहना चाहिए। और राज्य सरकारों को भी ये मान के चलना चाहिए कि आज भी आधे लोगों को रोजगार खेती बाड़ी दे रही है। आज भी अगर हर आदमी आ जाएगा तो कितना आदमी शहर से लौटेगा, इसका कोई अंदाजा लगाना कोरोना में आपने देख लिया है।
कि जितने बिल्कुल। लोग लौटे हैं उनको सरकार इंतजाम नहीं कर पाई उनके घर पहुंचाने के लिए। तो अगर ग्रामीण समाज से लोग आ जाएंगे शहरों में, तो शहरों में पीने का पानी नहीं होगा, बिजली नहीं होगा, रहने को घर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मतलब बहुत बुरी हालत हो जाएगी अर्बन एरिया में, क्योंकि छोटे शहरों में तो आएंगे नहीं। वो आएंगे दिल्ली जैसे शहरों में, गुड़गांव में, बाकी जगहों पर, बहादुरगढ़ में, यही सब तो आएंगे जहां रोजगार मिलेगा। तो मुझे लगता है कि किसान को, किसान की जमीन पर निगाह नहीं रखनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी डीलर नहीं है? आपने देखा होगा इस बीच में कई सरकारें तो प्रॉपर्टी डीलर बन गई हैं। वो किसानों के बजाय जो है इस बात का ध्यान रखती हैं वो, कि किस तरीके से किसानों से जमीन लेकर के वो प्रॉपर्टी डीलरों को बेच दें और वो भारी मोटी कमाई करें। और ये लगातार बहुत सारे इलाकों में हुआ है। भूमि बहुत सही अधिग्रहण कह रहे इतना हैं ज्यादा कि हुआ, जी जी जी। भूमि तो अधिग्रहण की ये, भी बहुत भारी समस्या है। बहुत जी, सारी सरकारों ने उसका दमन दमन करने की बहुत कोशिश की है, और औने पौने दाम में उनकी जमीन को, जो सोना बिल्कुल जमीनें उगलती है उस हथियाई जमीन हैं को। और करोड़ों और का मुनाफा जो है आ, कमाया है लोगों को, जी। और विपक्ष, हम भी, हमारा कमजोरी है, हम कहें अगर सही तौर पे तो। और विपक्ष जब बात उठाता है, तो कोई भी पार्टी विपक्ष में हो, वो उसका धर्म होता है, कर्तव्य होता है, ड्यूटी होती है कि वो ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, तो फिर सरकार भी काम काज ठीक ठाक से नहीं करेगी। तो हम आगे, सवाल ये मेरा है सर आपसे, कि क्या आपको लगता है कि मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए नई कृषि नीति जो हमारी है, वो जरूरत है, नीति की जरूरत है, नई कृषि नीति की? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी तक जो है, सच बात तो ये है कि आप नई संस्कृति नीति ले आ रहे हैं, आप नई शिक्षा नीति भी ले आ रहे हैं जो पहले आ चुकी है, आप टेलीकॉम की आप नई नई नीति ले आ रहे हैं। तो सवाल यह है कि आज जबकि आपने पूरी खेती बाड़ी को उदारीकरण में, आपने दुनिया के बाजार में भारत के किसान को खड़ा कर दिया है, सारे दरवाजे खिड़कियां, तो आप उस दुनिया की चुनौतियों से लड़ने लायक कृषि नीति क्यों नहीं है? आज आप जैविक खेती की बात कर रहे हैं। अभी साहू जी जहां रह रहे हैं गाजियाबाद में ही जैविक कृषि का नेशनल सेंटर है जो है। हम्म लेकिन क्या आप मुझे बता सकती हैं कि क्या आपके बहादुरगढ़ में या आपने कोई ऐसा देखा जो जैविक खेती की मंडी हो कोई? अगर जैविक कृषि उत्पाद कर रहा तो कोई मंडी है उनकी? उनके उत्पादों की हम्म खरीद का क्या तंत्र है? तो सवाल है कि अगर जैविक खेती भी कर रहा है किसान, तो ठीक है, वो अपने लिए अपनी हम्म बाजार बना ले। मैं बहुत सारे ऐसे किसानों को जानता हूं जिन्होंने जैविक खेती की है और खुद ही बाजार पैदा किया उन्होंने। जैसे कि उनके 100 ग्राहक हैं जो कि आकर के खुद ले रहे हैं जो है। लेकिन आप उसको एक स्टेबल बाजार तो नहीं कहेंगे। उनके बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जिनका एक वाजिब दाम मिलना चाहिए। आज तो चलिए वो जो हम्म है, लेकिन तो सवाल ये है कि मौजूदा स्थितियों में जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें नई चुनौतियों के हिसाब से, क्योंकि एक कमीशन बना यूपीए की सरकार में, स्वामीनाथन आयोग, उसने बहुत सारी सिफारिशें की थी। उन सिफारिशों में कोई भी, अगर हम कहेंगे तो कोई भी ढंग से उसको जमीन पर उतारा नहीं गया अगर आप देखेंगे। तो आज जरूरत यह है कि नई चुनौतियों के हिसाब से कृषि नीति न केवल भारत सरकार बनाए, बल्कि राज्य सरकारें भी अपने राज्य की कृषि नीति को एक नए सिरे से परिभाषित करें। क्योंकि भारत क्या है? भारत एक विविधता वाला देश है। जो मखाना बिहार में पैदा होता है, वो उत्तर प्रदेश में तो नहीं होता। जो कश्मीर का किसान केसर पैदा करता है, वो यूपी का किसान तो नहीं पैदा कर देगा जो है। और बिल्कुल। जो काली मिर्च केरल का किसान पैदा करता है, वो बिहार का किसान तो नहीं पैदा करेगा, या जो है कोई पंजाब का किसान तो नहीं पैदा करेगा। तो हमारे यहाँ प्रकृति ने हमें कई तरह के, मतलब दुनिया की जितनी कृषि जलवायु हो सकती है, हम्म दुनिया की जितनी विविधताएं हो सकती हैं, अगर प्रकृति ने हमको दी है, तो हम जो है आखिर हिमाचल जैसा मॉडल क्यों नहीं बना सकते? हम यहाँ तक कि महाराष्ट्र जैसा मॉडल भी क्यों नहीं बना सकते? आज आप देख लीजिए कि मेरे अपने बचपन में अगर किसी को फल खाना होता था तो वो अस्पताल के बाहर जाकर के फल मिलते थे। हम्म हॉस्पिटल, अगर आपको फल खरीदना तो हॉस्पिटल के बाहर चले जाइए, जिला अस्पताल के बाहर हम्म फल मिलते थे, क्योंकि ये माना जाता था कि फल केवल वो लोग खा सकते हैं जो बीमार हो। ठीक है। हम्म लेकिन अब फल घर घर की क्यों हो गया? क्योंकि आम आदमी की जेब से जो है खरीदने भर की ताकत आ गई। भुसावल के केले हैं, अलग अलग इलाकों के केले हैं जो आ गए हैं। आप बिहार के कई इलाकों से केले का बहुत अच्छा उत्पादन हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कई और दूसरे इलाकों में हो रहा है। बेर बहुत जी। अच्छी अच्छी आ गई है सीजन। और हिमाचल हम्म प्रदेश ने तो सेब की खेती में एक यूनिक कीवी वगैरह जो है इन लोगों ने पैदा की है। अगर इतनी नई नई चीजें जो है
इन इतनी नई नई चीजें जो है डेवलप हुई हैं, तो मुझे लगता है कि शेफाली, इसके हिसाब से राज्यों को भी अपने अपनी मजबूती को देखते हुए, अपनी स्थितियों को देखते हुए नई कृषि नीति बनाने की जरूरत है। और नई कृषि नीति नहीं, वो कार्य नीति हो, बेसिकली एक्शन प्लान हो, जिसमें जी। सरकार ये तय करे कि अगले 10 सालों में हमें ये काम करना है जो है। तो अगर इस तरह की स्थितियां हैं, तो मैं एक डिबेट में हूं भैया, बाद में बात करता हूं आपसे। हेलो। हेलो। जी। जी। हाँ, तो अगर इस तरह की स्थितियां हैं शेफाली, तभी जी जो सर। है इस देश में खेती को एक ठोस नीति और कार्य नीति के साथ तय करना होगा। अभी क्या है, अभी जैसे साहू जी ने एक सवाल उठाया था, सवाल यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस इलाके में वो रह रहे हैं, वहाँ गन्ना किसान, अभी हम एक बीच में हम एक प्रोग्राम करने गए थे, जी। तो ज्यादा दूर नहीं, गाजियाबाद जिले के ही किसान थे। उन्होंने जब सब कुछ खत्म हो गया, प्रोग्राम हमारा खत्म हुआ, तो उसके बाद उन्होंने पूछा, हमारी एंकर से पूछा कि मैडम मुझे ये बताइए कि अगर आप जहाँ काम कर रही हैं वहां अगर आप 3 साल तक तनख्वाह ना मिले तो क्या आप काम करेंगी? हम नहीं करेंगे। तो पूछा, हम लोगों को तो गन्ने का 3-3 साल तक नहीं मिलता, आप बताइए हम गन्ने की खेती करें या ना करें? तो अगर इतना अनिश्चितता के बीच में किसान होगा, अगर 14 दिन का पेमेंट जो है उसको 3 साल में नहीं मिलेगा, तो क्या करेगा आप बताओ? तो ये नीति तो सही बननी बात। चाहिए, उठा के जेल में भेजना चाहिए उन लोगों को, अगर जो 14 दिन की बात करके और 3-3 साल तक अगर पेमेंट रोक दें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोशिशें हो रही हैं, ये भी देखना कि मिलों का गणित न बिगड़े, लेकिन किसान को तो सरकार मदद कर सकती है ना ऐसी स्थिति में। आपकी चीनी बिल्कुल बिक कर रही सकते है, हैं। नहीं बिक रही, क्यों नहीं है? आप कारखाना बंद कर दीजिए अगर नहीं, और आप किसान को मना कर दीजिए कि भाई 2 साल के बाद हमें नहीं बोना है चीनी, आप कुछ और काम हम्म। करिए जो है। तो ये चीजें हम्म। ऐसी है, तो नए सिरे से नई चुनौतियों से जूझने लायक कृषि नीति बनाने की जरूरत है। तभी नौजवान भी खेती में आएगा, अन्यथा जो है नौजवान जो है भाग रहा है खेती से। जी शेफाली। बहुत सही बात कह रहे हैं कि नई नीति की आवश्यकता है, और बस सरकार को बात बनाने से फुर्सत हो जाए तो कुछ जमीन पे उतर के काम कर ले। और अभी तक की होती पिछली तमाम सरकारें और अभी की भी सरकारें के लिए हम बात कर रहे हैं कि तमाम सरकार की नीयत में साफ होनी चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए और ईमानदारी से काम करने की जमीन पे जरूरत है। तभी वो दिखता है, काम करने के बाद बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, काम दिखता है और काम ही बोलता है। तो ये हकीकत है और ये हकीकत ही रहेगी। जिस समय हम लोग सर बात कर रहे हैं, उसी समय किसान आंदोलन, संयोग की बात है कि अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं, तमाम जो चल रहा है, अभी बहुत परेशानी है। इस विषय पर आपकी क्या राय है सर? देखिए, किसान आंदोलन ये संवादहीनता का परिणाम है जो मुझे लगता है, क्योंकि जब आप कोई भी कानून बनाते हैं तो कानून कैसे बनता है मैं 3 दशक से संसद को देख रहा हूं, तो संसद में कानून बनाने की कई तरह की सीढ़ियां हैं। जैसे बहुत सारे सांसद प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर लेकर के आते हैं जो है, और जिसमें सरकार का ध्यान जाता है। आपने देखा होगा कई कानून तो ऐसे बने हैं जो प्राइवेट मेंबर के द्वारा लाए गए बिल थे, जो बाद में कानून का रूप लिए। जैसे अभी ट्रांसजेंडर के जो कानून है, वो भी राज्यसभा जी। में श्री शिवा जी लेकर के आए थे, और सरकार ने ध्यानाकृत किया और उस पर जो है कानून बना। और खुद जो मंडियों का कानून है, जो कि पहला मंडी का जो कानून पंजाब में बना, वो चौधरी चरण सिंह जी प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए थे उत्तर प्रदेश में, उसी के आधार पर आगे चल करके पंजाब ने एक मंडियों का कानून बनाया। तो यानी कानून बनाने के लिए कौन है? हम जनता चुन के भेजती है सांसदों को और विधायकों को, और वो दबाव बनाते हैं सरकार पर कि साहब ये कानून गलत है, इसमें सुधार करने की जरूरत है, संशोधन करिए, ये नया कानून बनाने की जरूरत है। आखिर जब जहाज नहीं था तब तो कोई कानून नहीं था, जहाज आया तो एक नया कानून बना। कलकत्ता में मेट्रो रेल आई तो उसके लिए भी हमें कानून बनाना पड़ा। तो कानून समय और परिस्थितियों के अनुसार बनते हैं और रद्द भी किए जाते हैं। आपने देखा होगा मोदी सरकार ने बहुत सारे कानूनों को रद्द भी कर दिया, खत्म कर दिया, जिनका कोई जरूरत ही नहीं थी जो है। अब अगर कोई जी। मशीन ही नहीं रह गई तो उसके कानून की क्या जरूरत है? तो अब क्या है कि ये जो तीनों कानून लाए गए, एक तो कोरोना पीरियड में, महामारी में, दुनिया भर में कहीं भी बड़े सुधार का कार्यक्रम आप महामारी में नहीं ले आ सकते। पहली चीज ये है, आप स्थिति सामान्य होगी तब आप सुधार का कार्यक्रम ले आ सकते हैं। कोरोना पीरियड में सबसे ज्यादा अगर किसी सेक्टर ने लोगों की मदद की है तो वो है कृषि क्षेत्र।
आज अगर ये किसान नहीं होते और किसानों ने इतने उत्साह के साथ इतना उत्पादन न किया होता, तो आप बाहर से मंगा करके इतने लोगों को खिला नहीं सकते थे घर पर। आप लॉकडाउन का पीरियड हो या उसके बाद की स्थितियां हो, आपके पास अनाज है बिल्कुल। तभी लोगों को दे पा रहे हैं जो है। तो किसानों ने अपनी हम्म। भूमिका को बहुत सराहनीय तरीके से निभाया है। जबकि आप देख रही हैं, अगर आपको रेलगाड़ी से जाना तो हर रेलगाड़ी नहीं चल रही है आज की तारीख में, हर बस भी नहीं हम्म। चल रही है, हर दुकान भी नहीं हर टाइम पे खुली रही है। लेकिन किसान ही था जिसने सब कुछ खोल के रखा था ना। ना किसी इलाके में जो है सब्जी की किल्लत होने पाई, ना दूध की किल्लत होने पाई, ना जो है अनाज की कोई किल्लत हो पाई। तो किसान ने अपना भूमिका निभाया और जो अन्नदाता का धर्म था वो निभाया। तो सवाल है कि जब आप उसके लिए कानून बना रहे हैं तो आपने उनकी राय क्यों नहीं ली? और उनकी राय तो छोड़ दीजिए, आप उनकी राय तो छोड़िए, जो सांसदों और विधायकों की राय भी नहीं ली, आपने राज्यों से भी राय नहीं ली। आपने ऑर्डिनेंस बना लिया, उसके बाद जो है आपने मुख्यमंत्री और मंत्रियों की एक मीटिंग की, उसके बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने चिट्ठी लिखी, आपने उस पर कोई सुनवाई नहीं की। तो सवाल यह है कि आपने एक तरफा कानून को पास किया है। अब जब इस तरह से एक तरफा होता है शेफाली, संवादहीनता की स्थिति होती है, तो आशंकाएं पैदा होती हैं। क्योंकि मैं भी एक बिल्कुल। पत्रकार के तौर पर ये मानता हूं कि किसी भी कानून का क्या असर है, ये तो आने वाले हम्म। समय में आप असेस करेंगे कि एक्चुअली जो आज कानून बना है वो 2 साल के जी। बाद जमीन पर क्या काम करेगा, आज अभी आप नहीं कर सकते उसके बारे में। वो हम्म। अच्छा होगा या बुरा अभी नहीं कह सकते आप। लेकिन एक बात तो साफ आ गई कि जब आपने एक उपभोक्ता कानून में बदलाव किया, तो प्याज का नाम अचानक 70 रुपए कैसे पहुंच गया? सवाल यह है कि कहीं ना कहीं जब आप जो है आप जब भी कोई चीज आप नया कानून बना रहे हैं, तो लोगों से संवाद करने की जो जरूरत थी वो कमी रही। किसानों को समझाना बुझाना चाहिए था, जनप्रतिनिधियों को समझाना बुझाना चाहिए था। और उसमें जो एक हम्म। मांग थी, जो कि सांसद भी मांग कर रहे थे, कि आप अगर कह रहे हैं कि एमएसपी पे खरीद बंद नहीं होगी, तो कानून में उस बात को शामिल करने में क्या बुराई थी? आप उसी में एक क्लास शामिल कर लेते ना कि एमएसपी पर खरीद जारी रहेगी। ये बात करने में क्या दिक्कत थी जो है? आपने नहीं किया तो आशंका बहुत और हो सही। गई कि आज जब सवाल। बहुत सही कह रहे हैं। तो इसलिए जो है हाँ, संवादहीनता की बोलिए। ये देन है, जिसके नाते किसानों में हम्म। नाराजगी हम्म। है। हम्म। और उनको लग गया कि हमारी बात नहीं सुनने वाली है सरकार, इसलिए वो आए हैं। नहीं तो शेफाली, आप मुझे बताइए, कोरोना के इस पीरियड में जब आप अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, हाँ, वो किसान हम्म। निकला है सड़क पर, आप उसको पानी की बौछार भी मार रहे हैं, आप उस पर एफआईआर लाज कर रहे हैं, आप उसको निकलने नहीं दे रहे हैं, आप जाने नहीं दे रहे हैं, आप सड़क से नहीं जाने दे रहे हैं, आप उसको जगह जगह हम्म। रोक रहे हैं। और फिर भी आकर के डटा है और कह रहा है कि नहीं, हम तो तब जाएंगे जब हमारा कोई फैसला हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम्म। उसके सामने जीने और मरने का सवाल है। और सबसे बिल्कुल। ज्यादा जीने मरने का सवाल तो पंजाब और हरियाणा में है। सबसे ज्यादा हम्म। सवाल भी उन्हीं का है। हम्म। उत्तर प्रदेश का सवाल उतना बड़ा नहीं है जितना हरियाणा और पंजाब का सवाल है। हाँ, वही है कि क्योंकि जो क्योंकि आंदोलन चल रहा है उसमें पंजाब और हरियाणा के किसान की सबसे अधिक भागीदारी देखी जा रही है। बाकी राज्यों के किसान इसमें शामिल नहीं है। इसकी भी क्या वजह है सर? नहीं, इसकी वजह यह है, देखिए शेफाली, कि अब तक जितने भी आंदोलन चले हैं, भारतीय किसान यूनियन का जो आंदोलन महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में चला, जो भी ताकतवर आंदोलन चले हैं, उनमें बिना हरियाणा पंजाब के आंदोलन हुआ ही नहीं है। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब ये अभी भी शामिल है इस आंदोलन में। इसके हम्म। अलावा मैं ये देख रहा हूं कि अभी इस आंदोलन को पूरे देश भर से समर्थन मिल रहा है जो है। अब आप जी। कहेंगे कि अगर केरल का बैठा हुआ जो किसान है अचानक रातों रात तो दिल्ली नहीं पहुंच सकता है जो है। लेकिन इस आंदोलन को तमिलनाडु के किसानों का भी समर्थन मिल रहा है, आंध्र प्रदेश के किसानों का भी मिल रहा है, इसको बंगाल के किसानों का मिल रहा है, देश भर के किसानों को इस आंदोलन का समर्थन मिल रहा है। और मुझे लग रहा है, एक पत्रकार के तौर पर जो किसान आंदोलनों को मैंने देखा है, मैंने 1988-89 का वो आंदोलन भी देखा जो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का आंदोलन था, जबकि पूरी दुनिया भर की मीडिया आकर के डटी हुई थी और उसको लग रहा था कि इतना बड़ा आंदोलन कैसे खड़ा हो सकता है। तो सवाल यह है कि उसी तरीके से उसी पैटर्न पर है कि अपना राशन पानी लेके आए हैं जो है। और हम्म। अब ज्यादा अवेयरनेस लेवल हो गया, क्योंकि अब सोशल मीडिया है। चौधरी टिकैत के पीरियड में सोशल मीडिया और ये नहीं था, लोगों को सपोर्ट मिल रहा है। और ये कह बिल्कुल। देना कि वो खालिस्तानी है, ये कह देना खालिस्तानी है, ये इस तरह की जो बातें लोग कर रहे हैं, मैं उनकी बातों को बिल्कुल उनसे ना इत्तेफाक रखता हूं। पंजाब के किसान की योगदान को अगर कोई नकारेगा, हरियाणा के किसान के योगदान को नकारेगा, तो इसका मतलब ये होता है
कि खाद्य सुरक्षा की धुरी इन राज्यों के किसान भारत के ऐसे किसान हैं जिन पर देश के हर नागरिक को गर्व है। और वो वही नहीं, अब इसके बीच में उन्हीं की देखा देखी अगल बगल के जिलों में, क्योंकि आज जो हिमाचल में इतनी कृषि की प्रगति हुई है, जो उत्तर प्रदेश में हुई, जो राजस्थान में हुई है, या जो गुजरात ने भी सीखा है, ये सब यहीं से सीखा है, ऐसा नहीं कि कहीं अलग से सीखे हैं। और आज भी अगर आप देखेंगे तो आप प्रति एकड़ प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन सबसे ज्यादा इन्हीं जगहों पर है। तो इन किसानों के श्रम पर देश की खाद्य सुरक्षा टिकी है। इस नाते ये कहना कि केवल हरियाणा पंजाब के हैं, केवल हरियाणा पंजाब के किसान अगर नाराज हैं तो ये खतरे की घंटी है। इस बात को भारत सरकार को और राज्य सरकारों को समझ लेना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर ये भी खुश नहीं है इतना पैदा करके, तो इसका मतलब है कि देश का कोई भी किसान खुश नहीं है। तो इस नाते जो है मुझे लगता है कि इसको तत्काल, इसको मुझे लगता है शेफाली कि तत्काल सरकार को एक सम्मानजनक समाधान निकालने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो ये आंदोलन जो कि पंजाब हरियाणा से शुरू हुआ देश के तमाम हिस्सों तक ये जाएगा और ये रुकेगा नहीं, जो लग रहा है अभी जो स्थिति। बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही गंभीर विषय है, इसको हल्के में लेने की जरूरत, मतलब सोचनी भी नहीं चाहिए। जिस तरह की तमाम बातें हो रही हैं, बातों को छोड़ करके बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। और जो भी आप कह रहे हैं कि ये हम मैंने भी आपसे सवाल किया कि ये पंजाब और हरियाणा की बात नहीं है, बात है मध्य प्रदेश की, बात है केरल की, बात है बिहार की, बात है उत्तर प्रदेश की, तमाम हमारे जो पूरे देश की अगर हम बात करें तो तमाम जगह के जो किसान भाई हैं, हमारे किसान भाई हमेशा संगठित रहते हैं और वही उनकी एक खूबी है। और इसी के बल पे तमाम जो हमने बचपन से भी देखा है हमने कि जो आंदोलन होते हैं, जब किसान अन्नदाता को कह देते हैं और जब किसान सड़कों पे आता है तो वो बहुत दर्द ही सहता है। कोई शौक नहीं होता है कि अपनी जमीन मिट्टी खेती बाड़ी छोड़ के कोई राशन पानी लेकर के और परिवार छोड़ के सड़कों पे रहे। तो कोई वो शौक से नहीं आ रहा है सड़कों पे रहने के लिए, उसे भी परेशानी का पता है कि जो आम आदमी है, आम आदमी को भी तकलीफ हो रही है, जो ऑफिस जाने वाले हैं उन्हें भी तकलीफ हो रही है, बहुत सारी असुविधा हो रही है, वो सब समझ रहा है। क्योंकि वो हमें पालता है एक तरह से, अन्नदाता जो है वो छोड़ दे, वो अपना काम करना छोड़ दे तो हम और आप बहुत मुश्किल में आ जाएंगे जब खाद्यान्न की हमें कमी हो जाएगी। जैसे कि रोजमर्रा की चीजें हैं, दूध नहीं मिलेगा, बहुत सारी सब्जियां नहीं मिलेगी, फल नहीं मिलेगी और भी अनाज नहीं मिलेंगे, बहुत सारी परेशानी आएगी। और वो ऐसे नहीं, वो बहुत ही दुखी है तभी वो सड़कों पे है। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही सर। अंत में मैं यही समझना चाहूंगी कि खेती बाड़ी के क्षेत्र में और एक सवाल और भी है कि पिछले 3 दशकों के से किसानों की आत्महत्याएं भी जारी हैं, इनको क्यों? भैया मैं एक डिबेट में हूँ ऑलरेडी, मुझे छोड़ा। जी सर। हेलो जी सर। हेलो, हाँ जी जी शेफाली, हाँ। पिछले 3 दशकों से किसानों की आत्महत्याएं भी जारी हैं, इनको क्यों नहीं रोका जा सका है? ये भी बड़ा सवाल। बिल्कुल बिल्कुल शेफाली, देखो उदारीकरण के साथ ही जिन बातों को लेकर की चिंताएं व्यक्त की जा रही थी, उदारीकरण तो आया कब, जब पीवी नरसिंह राव की सरकार थी। उदारीकरण तभी आया और अब धीरे धीरे करके अति उदारीकरण की ओर हम लोग बढ़े हैं जो है, यानी सब कुछ निजी क्षेत्र को या कॉरपोरेट्स के हवाले कर दिया जाए और सरकार जो है केवल गवर्नेंस करे। और इसी नाते जो है पूरा जो अभी आपने देखा होगा कि अगर अगर किसान नहीं होता और सरकार की अपनी रेलगाड़ी नहीं होती, अपनी रेलगाड़ी, तो अगर प्राइवेट प्लेयर से ही अगर आप सब ये अनाज की ढुलाई और दूध और खाद्यान्न की ये सब ढुलाई कर रहे होते तो कितना पैसा खर्च होता और किस तरह से दिक्कतें होती। ये क्यों है? क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर तो चलता ही है दुनिया भर में, बगैर उसके काम नहीं चलता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर भी आपके धड़कन है और देश की सुरक्षा प्रतिरक्षा से लेकर के हर मोर्चे पर खाद्य सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है जितनी आपकी सरहद की सुरक्षा है। वो आप किसी और के हवाले नहीं कर सकते जो है। तो इसी नाते लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब ये सोचा था कि जवान और किसान का जो नारा दिया था वो बहुत सोच विचार के दिया था इसको, जय जवान और जय किसान। क्योंकि किसान का ही तो बच्चा है जो जवान है आज की तारीख में भी। कौन सा कॉर्पोरेट का बच्चा है जो जाकर के वहां सरहद की रखवाली कर रहा है और सियाचिन पे पड़ा हुआ है?
दो चार नाम तो हमें बता दीजिए आप। हर बच्चे किसान के ही बच्चे हैं आमतौर पर, या छोटे शहरों के बच्चे हैं, या उस तरह के छोटे मझोले शहरों के बच्चे हैं। आमतौर पर कॉर्पोरेट का कोई बच्चा जाता नहीं है ये सब। उनको तो ऐसे ही बड़े बाप का बच्चा है तो उसको तो वो जरूर जो है प्रतिरक्षा के सामग्री बनाता है जो है। तो सवाल यह है कि आज के तारीख में जब इस तरह की स्थितियां हैं तो उसमें जरूरी है कि चुनौती से निपटने के लिए जो रणनीति बनानी थी वो रणनीतियां नहीं बनाई जा सकी। तो इसलिए जरूरी है कि जबकि सरकार ने, मोदी सरकार ने कुछ अच्छे कदम उठाए, जिसमें से एक है फसल बीमा। लेकिन फसल बीमा में भी सवाल ये उठने लगा कि साहब ये जो है कंपनियों का ही बीमा, कंपनियां ज्यादा फायदेमंद रही, किसान कम फायदे में। मोदी सरकार ने एक और काम किया कि जो है मतलब किसानों के लिए, जिसमें पहले कहा गया 14.5 करोड़ किसान, लेकिन 11 करोड़ के आसपास किसानों को जो है किसान सम्मान निधि दी जा रही है। 2,000 रुपए जो है के हिसाब से 6,000 रुपए साल भर में उनको दिए जा रहे हैं जो है। तो चलिए ठीक है, बहुत सारे जो बिल्कुल गिरी दशा वाले किसानों के लिए निश्चित तौर पर ये एक ठीक ठाक कदम है, मैं ये मानता हूं। और ये, लेकिन ये कदम छोटा कदम है। 6,000 रुपए में कुछ नहीं होता जो है। 6,000 की जगह इसको अगर 20,000 किया जाए, 25,000, तब तो, और उसकी परिधि में छोटा किसान लाइए। कोई जरूरी नहीं बड़ा किसान जिसके घर में लोग काम करने वाले उनको दीजिए, जरूरी नहीं है। तो मुझे लगता है, लेकिन चूंकि वोट बैंक की राजनीति होती, सबको खुश करना जरूरी होता, सबको देना जरूरी है, ये सरकारें मान के चलती हैं। तो मुझे लगता है तब भी सबसे ज्यादा तो ये सारी चीजें हैं। कई कदम ऐसे उठाए गए, सॉइल हेल्थ कार्ड, लेकिन सॉइल हेल्थ कार्ड या ये सब चीजें जो है, मैं मानता हूं कि ये सब अच्छे कदम है। लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छे कदम ये है कि किसान जो पैदा कर रहा है, अगर उसका सही दाम नहीं मिलेगा, अगर 1 दर्जन मिडिलमैन फिर भी कायम रहेंगे। देखिए शेफाली, चाहे जितना व्यवस्था बना लीजिए, मिडिलमैन कहीं खत्म नहीं होने वाला। आज मंडियों की तरफ अग्रसर जो मिडिलमैन है, वो कल को जो है वो कॉर्पोरेट्स के लिए वो काम करने लगेगा। उसको क्या है, उसके पास तो जो अनाज है, किसान और उसके बीच की कड़ी मिडिलमैन है, और मिडिलमैन कहाँ खत्म होने वाला है। तो इसमें आप ये व्यवस्था कैसे बनाने जा रहे हैं कि किसान और कंज्यूमर के बीच में कोई ना हो। किसान और कंज्यूमर के बीच में ना होने का एक ही रास्ता हो सकता है कि बहादुरगढ़ के आसपास के जो किसान हैं उनका जुड़ाव बहादुरगढ़ की मंडी से हो, और केवल खुद उनका जुड़ाव हो। ठीक है, तभी तो हो सकता है। लोकल लेवल की मंडियों को प्रोत्साहित करें। इसलिए सरकार ने जो 22,000 मंडियों की योजना बनाई थी, उसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही कि वो होगा भी या नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि मंडियों का और विस्तार किया जाए, मंडियों को कंज्यूमर के नजदीक लाया जाए, किसान और कंज्यूमर को नजदीक ले आया जाए, तो 4 पैसा किसान को भी मिलेगा और 4 पैसा कंज्यूमर को भी बचेगा। तो तभी खत्म हो सकता है। बाकी जो बड़ी सिस्टम है उसमें अपना मिडिलमैन को आप खत्म कर नहीं सकते। मिडिलमैन कहाँ नहीं है आज की तारीख में। तो मुझे लगता है कि जरूरत है कि मिडिलमैन को खत्म करने के लिए एक ठोस रणनीति बने। और आखिरी बात ये कहना चाहूंगा इसमें शेफाली, ये कि इस समय कोरोना चल रहा है, संसद का सत्र वैसे नहीं हो सकता, लेकिन कोरोना संकट के बीच में भी आप रामलीला मैदान जैसी जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप 3 दिन का एक सत्र कर सकते हैं, जिसमें किसानों की समस्या पर ही 3 दिन आप चर्चा करिए। दोनों सदनों के सांसद मिल करके, सरकार मिल करके खुले मन से एक रास्ता निकाले। और कृषि संकट का रास्ता निकालना इसलिए जरूरी है, और उसमें किसानों को आमंत्रित करिए कि आप भी आइए और देखिए कि हमसे कोई चीज छूटी रह गई है तो आप अपने सांसदों को बताइए। क्योंकि हर आदमी का कोई तो जनप्रतिनिधि है। हम लोग अगर गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह हमारे जनप्रतिनिधि है, हर आदमी का जनप्रतिनिधि है, तो अपने जनप्रतिनिधियों को आप बताइए कि भाई ये चीज है, आप उठा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये समस्या सरकार जो है, अपना जो फोरम है, संसद है, विधानसभाएं हैं, उनमें मिलकर के 3 दिन का समय किसानों के लिए दिया जाए और रास्ता निकाला जाए। मुझे लगता है रास्ते निकल सकते हैं, कैसे नहीं निकलेगा। रास्ते बिल्कुल निकल सकते हैं, और इसके लिए बातचीत करने की, संवाद करने की जरूरत है। और स्वस्थ संवाद हमें बहुत अच्छी जो है रिजल्ट जो होता है कि एक सामने आएगा, समस्या का समाधान जो होगा वो बहुत अच्छी बातचीत से ही निकल सकता है। यही एक जरिया है। मैं यही पूछ रही थी कि आत्महत्या भी जारी है, इसके भी रोकने की आवश्यकता है सर। ये भी मैं आपसे समझना चाह रही थी कि
ये तो आपने कहा कि संवादहीनता की भी एक वजह है, लेकिन आत्महत्या भी तो हो ही रही है सर। बिल्कुल देखिए संक्षिप्त। इसमें जो है शेफाली, संक्षेप में ये कहना चाहूंगा, आत्महत्या जहां पर हो रही है, मैंने बहुत सारे इलाकों को जाकर के आत्महत्या करने वाले किसानों के घरों को देखा है। किसान क्या है, हम्म। बहुत ही संवेदनशील प्राणी है। ज्यादातर आत्महत्याएं जो हो रही 75,000 रुपया हम्म। या उससे कहीं कुछ ज्यादा होगा, लेकिन एवरेज 75,000 है, उससे कम कर्ज वाले लोग हैं, जिनको 4 बार हम्म। तगादा पर भी वो अपना प्राण बचाने के लिए, प्राण इज्जत बचाने के लिए जाके लटक जा रहा है कि है नहीं, देने के लिए व्यवस्था नहीं है। तो सवाल हम्म। उसका एक ही है कि इस तरह के जो, इस पर ध्यान रखा जाए। नंबर दो, इस तरह की जो परिस्थितियों वाले जो किसान हैं उनको, उन पर निगाह रखने वाला जो गांव पंचायतों के लोग हैं वो भी निगाह रखें। और जहां भी कमजोर माली हालत वाले जो इस तरह के किसान हैं उनके संपूर्ण कर्जों की माफी के लिए कोई व्यवस्था बनाई जाए। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूं। और जो आदतन जो लोग कर्जा लेकर के, और जो 2 बार माफी करवा चुके हैं, 3 बार, उनका बिल्कुल माफ न किया जाए। मैं इस मत का हम्म। नहीं हूं कि जबरदस्ती आप कर्जा माफी करते जा रहे हैं, हम्म। लेकिन जिनका ठीक केवल है कर्ज सर। लिया है इन्होंने, उनका माफ हो हम्म। और उनका एक हम्म। रास्ता निकाल जाए, क्योंकि किसानों की आत्महत्याएं किसी भी लोकतांत्रिक देश के माथे पर कलंक की तरह है, मेरा ये मानना है फिर भी। बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत सही कहा कि ये माथे पे कलंक की तरह इसको रोकने की जरूरत है, और इसमें एक तरह से पैनी नजर रखनी पड़ेगी कि क्या परिस्थिति है, उसके अकॉर्डिंग इसको, इसके रोकथाम के लिए बिल्कुल। सरकार को एक जो गठित करनी पड़ेगी संस्था, और इस पे नजर रखने की जरूरत है कि क्या वजह क्या है, और इसको किस तरह से, किस तरीके से इसको रोका जा सके। ये बहुत ही गंभीर विषय है। अंत में मैं ये समझना चाहूंगी कार्यक्रम के कि खेती बाड़ी के क्षेत्र में कोरोना संकट ने किस तरह का असर डाला, और कृषि पत्रकारिता आज के समय में उपेक्षित स्थिति में है जैसा हम देख रहे हैं। पर भारत के संदर्भ में खेती बाड़ी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। नए कृषि पत्रकारों को भी आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर, हाँ बिल्कुल, चलते चलते। कोरोना पर तो हम लोगों ने चर्चा की है शेफाली, तो इसलिए ज्यादा उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हाँ। क्योंकि जी प्रधानमंत्री जी। जी ने भी और इस देश के हर नागरिक ने माना है कि अगर कोई असली कोरोना वॉरियर है तो वो किसान है। जिसके नाते हम लोगों को कहीं इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ी है कि ये चीज नहीं मिल रही है, जो है कृषि उत्पादों के मामले में हम गरिमा लोगों सिंह, को। हम्म। गरिमा सिंह इंफॉर्मेटिक सेशन कॉन्ग्रेचुलेशन हम्म। दे रही है, बधाई दे रही है। शेफाली जी और अरविंद जी का ज्ञानवर्धन करने के लिए धन्यवाद, सुदीप साहू कह रहे हैं। और इंदु प्रकाश सर भी हमसे जुड़े हैं, वाच कर रहे हैं। बोले सर। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा शेफाली कि बिल्कुल कोरोना वॉरियर है, लेकिन जो कृषि पत्रकार, देखिए कृषि पत्रकारिता निश्चित तौर पर वैसे ही उपेक्षित है जैसे इस देश का किसान उपेक्षित है। और उसकी वजह क्या है कि आज अगर आप देखेंगे तो 60 के दशक में जो खेती एक सम्मानजनक पेशा थी, आज नहीं है। आज जब लोगों लड़की की, किसी लड़की की शादी विवाह भी करने जाते हैं, चपरासी को पसंद करते हैं, किसान को नहीं। आप एक सामान्य मानसिकता है जो है। और अगर आप बिल्कुल। किसी भी गांव में अगर आप जाएंगे, अगर आप आकलन करेंगे तो ये पाएंगे कि अगर किसी भी किसान परिवार के पास अगर अतिरिक्त आय नहीं है, जैसे मान लीजिए किसी किसान के परिवार का कोई बेटा टीचर है, कोई और सेवाओं में है, तो उसके घर की रंगाई पुताई तो मिलेगी, लेकिन अगर केवल किसान है वो, हम्म। तो पाएंगे कि उसके घर की रंगाई पुताई भी नहीं हुई है कई सालों से। यानी वो संकट के दौर से गुजर रहा है। उसकी वजह एक ही है कि वाजिब दाम ना मिलना। तो वाजिब दाम भी नहीं और सम्मान भी नहीं, तो आप ये समझ सकती हैं कि ये तो उसी तरीके से मुझे ये लगता है कि कृषि पत्रकारिता को जो है इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां आज भी खेती बाड़ी को अप्रासंगिक करके नहीं देख सकते। आज आप आधा रोजगार दे रही है। आज इस देश में भले ही उसका जो है जीडीपी में योगदान कम हो गया होगा, लेकिन आज भी खेती हमारी संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे लोग जीवन को अगर जिंदा रखा है तो गांव के लोगों ने जिंदा रखा है। आज भी कोरोना के सबसे कम केसेज अगर आए हैं तो ग्रामीण संस्कृति के नाते आए हैं। आज भी जो कुछ आप संस्कारों को बचा के रखे हैं तो गांव ने, तो गांव अगर बचेगा तो भारत बचेगा। इस नाते कृषि पत्रकारिता में बहुत संभावनाएं। अगर भारत को समझना है तो कृषि पत्रकार मित्रों से ये कहना है मुझे कि वो इस भारत का अगर सही मामले में लेखा जोखा करना चाहते हैं तो कृषि पत्रकारिता को हेय न समझें। और भारत को अगर असली तौर पर समझना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक,
तो बिना खेती बाड़ी को, कृषि संस्कृति को समझे भारत को नहीं समझ सकते आप। इस नाते आप उससे जुड़े और आप देखेंगे कि अगर आप खेती से जुड़ गए, मिट्टी से जुड़ गए, तो अपनी मिट्टी की खुशबू से बड़ी खुशबू दुनिया में कहीं नहीं है। और जो कहा गया है कि जो जननी जो है, जननी कौन है? जो मिट्टी हमें जन्म दे रही है, उसकी खुशबू से बड़ी खुशबू जननी दुनिया में कुछ नहीं होती। जन्मभूमिश्च, हाँ, स्वर्ग जननी से भी। जन्मभूमिश्च। बिल्कुल। तो उस धरती से जुड़े तो आपको लगेगा। शेफाली, मुझे लगता है कि हम लोगों को समाप्त करने का, कार्यक्रम समाप्त करने का समय हो गया। बहुत बहुत हम्म। सही कहा सर आपने कि ये जो खेती बाड़ी है और जमीन है और मिट्टी की खुशबू जो है, ये आत्मा है, हमारे देश की आत्मा है। जो हमारी जननी होती है, जन्मभूमि होती है, वो आत्मा है। और इस आत्मा से भाग के हम कहीं नहीं जा सकते, दूर होके जी नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते। इसलिए जो खेती बाड़ी है और इसकी पत्रकारिता देखिए की जो आपने शेफाली, एक संदेश आखिर दिया में एक है। बात कहना, एक शेफाली आखिर में एक बात कहना चाहूंगा कि जी साहब, खास तौर पर अपने दर्शकों की जानकारी के लिए, जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो है, जब वो सरस्वती जैसी पत्रिका के संपादक रहे, सब वो, तो मालूम है लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन वो अपने गांव में लौटे। रायबरेली में गौरव जी, जो कि आप जानती हैं, इतने बड़े प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। तो आचार्य जी जी का जो रायबरेली में गांव है, वहां वो जब गए तो अपने गांव के प्रधान रहे। आप सोच सकते हैं, गांव के सरपंच रहे, वो मुखिया रहे, और उन्होंने वहां खेती बाड़ी के सुधार और ग्रामीण सुधार को लेकर के बहुत सारा काम किया। तो अगर आचार्य द्विवेदी जैसा बड़ा व्यक्ति, जो कि जिस हिंदी को हम आज लिख रहे हैं वो उसकी देन है, जब तो उस आदमी में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं रहा, वो इलाहाबाद में या लखनऊ और दिल्ली में नहीं रहा, वो आदमी वो अपने गांव जाकर के वो बच सकता। तो हम क्या गांव के लोगों के लिए लिख नहीं सकते? क्या उनकी आवाज नहीं बन सकते? तो ये कह के मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। बहुत सही बात कही है सर कि जो बड़े पद पे होते हैं या जब गांव अपनी मिट्टी याद आती है, तो मिट्टी से जुड़ने का जो सुख होता है, वैसे ही जैसे माँ का आंचल होता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे बहुत ही गंभीर विषय पे हमने बात की, बहुत अच्छी बातचीत रही। और हम बहुत दुख होता है जब हम देखते हैं कि सड़कों पे अन्नदाता, अभी ठंड का भी मौसम है, कोरोना का भी काल है, और तमाम बाधाओं के बावजूद जब वो एक अन्नदाता और खेती बाड़ी छोड़ के सड़कों पे है, तो सरकार से मैं यही कहूंगी कि सरकार जो है संवाद करे, स्वस्थ संवाद करे, और उसकी जो परेशानी है उसको सुने, माहौल बनाए, और किसी अड़ियल रवैये को छोड़ दे और किसी भी बयानबाजी को छोड़ दे। जो नेता है, जो हमारे कृषि मंत्री हैं, तोमर जी हैं, या जो हमारे गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, उनकी मीटिंग भी हुई है। तो मुझे लग रहा है कि हमारी सरकार संवेदनशीलता दिखाते हुए और मानवता दिखाते हुए, और जो सब कुछ है, हमारे अन्नदाता सब कुछ है, क्योंकि जो मिट्टी होती है वो हम माँ कहते हैं, उसको उसको हम उसी तरह पूजनीय है। तो जो अन्नदाता भी हमारा वैसे ही है, वो भी अपनी मिट्टी को माँ की तरह उसकी सेवा करता है, पूजता है। तो ये बहुत ही गंभीर और चिंतन का विषय है। इस विषय पे सरकार को बीच का रास्ता, संवाद का रास्ता जो है अपनाना चाहिए। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि डिस्टेंस जो है वो गांधी मैदान में, प्रगति मैदान में क्षमा चाहूंगी, वहां जाकर के इस तरह से रास्ता जो है अपनाना चाहिए, और बातचीत का एक रास्ता जो है अख्तियार करना चाहिए। बहुत अच्छी बातचीत रही। बहुत 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 धन्यवाद सर आपका। और मैं कोशिश यही करूंगी कि फिर भी आपसे बहुत कुछ समझना है, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, अनछुए पहलू हैं, उस पर भी हमें चर्चा करने की जरूरी है। और खेती बाड़ी जो है हमारे जीवन का अंग है, ये कभी नहीं छूट सकता है हमसे। और आपके संदेश भी बहुत ही ज्ञानवर्धक थे और उत्साहवर्धन आपने किया है हम जैसे बच्चों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। तमाम जुड़े दर्शकों का भी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। खुश रहिए।